नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डीडीयू के बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है, जिसका नाम है हिंदी अनुवाद प्रथम और जिसका पेपर कोड है HND 203, उससे संबंधित 75 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। आपके प्रश्न आपके पूरे सिलेबस पर आधारित हैं। परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख कर जाइएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बिना भाषा परिवर्तित किए लिपि बदल देना क्या कहलाता है? यह अनुवाद, बी है लिप्यंतरण, सी है मशीनी अनुवाद और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिना भाषा परिवर्तित किए लिपि बदल देना लिप्यंतरण कहलाता है। पहले का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, लिप्यंतरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यह ट्रांसलेशन कहते हैं, बी है ट्रांसलिट्रेशन कहते हैं, सी है ट्रांसफर कहते हैं और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लिप्यंतरण को अंग्रेजी में ट्रांसलिट्रेशन कहा जाता है और कहीं कहीं इसको ट्रांसक्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर के द्वारा एक भाषा से दूसरी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? यह अनुवाद कहलाता है, बी है लिप्यंतरण कहलाता है, सी है मशीनी अनुवाद कहलाता है, डी है उपर्युक्त सभी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कंप्यूटर के द्वारा एक भाषा से दूसरी भाषा में किया गया अनुवाद मशीनी अनुवाद कहलाता है। तीसरे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यह स्रोत भाषा, बी है लक्ष्य भाषा, सी है स्रोत और लक्ष्य भाषा दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसको स्रोत भाषा के नाम से जाना जाता है। चौथे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मशीनी अनुवाद का प्रकार है? यह है प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद पद्धति, बी है अंतरण मशीनी अनुवाद पद्धति, सी है अंतर्भाषिक मशीनी अनुवाद पद्धति और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊपर जो तीनों विकल्प हैं तीनों मशीनी अनुवाद के प्रकार हैं। पांचवे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, किस मशीनी अनुवाद पद्धति में अनुवाद शाब्दिक होता है? यह है प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद पद्धति में, बी है अंतरण मशीनी अनुवाद पद्धति में, सी है अंतर्भाषिक मशीनी अनुवाद पद्धति में और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद पद्धति यानी प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद पद्धति में जो अनुवाद होता है और शाब्दिक होता है, शब्द प्रतिशब्द अनुवाद इसमें किया जाता है। सातवां प्रश्न है, अनुवाद विश्व के सभी कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण और महानतम कार्य है, यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? यह है नायडा के द्वारा, बी है JSW के द्वारा, सी है DN शर्मा के द्वारा और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह जो कथन है JSW के द्वारा कहा गया है। सातवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे अनुवादक का गुण है? यह स्रोत एवं लक्ष्य दोनों भाषाओं का ज्ञान, बी है संबंधित विषय का संपूर्ण ज्ञान, सी है स्वतंत्र विचार शक्ति और डी है उपर्युक्त सभी। आठवें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अच्छे अनुवादक में तीनों गुण होने चाहिए। डी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। नौवां प्रश्न है, अनुवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यह ट्रांसलेशन कहते हैं, बी है ट्रांसफर कहते हैं, सी है ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुवाद को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है। 10वां प्रश्न है, अनुवाद शब्द का निर्माण संस्कृत के किस धातु से हुआ है? यह है अनुधातु, बी है वद धातु, सी है वाद धातु और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अनुवाद जो शब्द है वह संस्कृत के वद धातु से निर्मित हुआ है। 10वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है, यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? यह देवेंद्र नाथ शर्मा के द्वारा, बी है पटनायक के द्वारा, सी है भोलानाथ तिवारी के द्वारा और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह जो कथन है देवेंद्र नाथ शर्मा का कथन है। 11 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, अनुवाद का महत्व क्या है? यह अनुवाद जो है संस्कृति का संवाहक है, बी है ज्ञान वृद्धि में सहायक है, सी है तुलनात्मक अध्ययन में सहायता करता है या डी है उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों कथन अनुवाद के महत्व को बता रहे हैं। 12 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद के वर्गीकरण का आधार है? यह गद्यत्व पद्यत्व, बी है साहित्यिक विधा, सी है विषय और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये तीनों जो है भोलानाथ तिवारी के अनुवाद वर्गीकरण के आधार हैं। 13 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, किसी काव्य रचना का गद्य पद्य या मुक्त छंद में अनुवाद कहलाता है?
यह गद्यानुवाद कहलाता है, बी है पद्यानुवाद कहलाता है, सी है काव्यानुवाद कहलाता है, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 14 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी काव्य रचना का गद्य पद्य या मुक्त छंदव्य अनुवाद काव्यानुवाद कहलाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, जब अनुवाद में मूल शब्द वाक्य आदि पर ध्यान न देकर केवल भाव या विचार पर ध्यान दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ए भावानुवाद कहते हैं, बी है सारानुवाद कहते हैं, सी है छायानुवाद कहते हैं और डी है शब्दानुवाद कहते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब अनुवादक जो है अनुवाद में मूल शब्द वाक्य पर ध्यान नहीं देता है, केवल भाव पर ध्यान देता है तो उसको भावानुवाद कहा जाता है। 15 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, स्रोत ग्रंथ के मूल बातों का मूल मुक्त अनुवाद क्या कहलाता है? ए है भावानुवाद कहलाता है, बी है सारानुवाद कहलाता है, सी है छायानुवाद कहलाता है, डी है उपर्युक्त सभी। तो सारानुवाद कहा जाता है। 16 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, जब मूल का व्याख्या के साथ अनुवाद होता है तो उसे क्या कहते हैं? यह व्याख्यानुवाद, बी है शब्दानुवाद, सी है पाठानुवाद और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। व्याख्यानुवाद कहा जाता है। 17 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुवाद शब्द का पर्याय है? यह भाषांतर, बी है उल्था, सी है तर्जुमा और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों जो है अनुवाद शब्द के पर्याय हैं। 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, जब अनुवादक अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार मूल को लक्ष्य भाषा में परिवर्तित कर देता है उसे क्या कहते हैं? यह वार्तानुवाद कहते हैं, बी है रूपांतरण कहते हैं, सी है पाठानुवाद कहते हैं, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब अनुवादक किसी कृति को, किसी पाठ को अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार लक्ष्य भाषा में परिवर्तित करता है तो उसको रूपांतरण के नाम से जाना जाता है। 20वां प्रश्न है, दुभाषीय द्वारा किया जाने वाला अनुवाद क्या कहलाता है? यह सारानुवाद, बी है वार्तानुवाद, सी है रूपानुवाद, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वार्तानुवाद कहा जाता है जो दुभाषीय के द्वारा किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, अनुवाद की प्रकृति के आधार पर अनुवाद का भेद है। यह मूल निष्ठ अनुवाद, बी है मूल मुक्त अनुवाद, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। 21 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुवाद की प्रकृति के आधार पर मुख्य रूप से अनुवाद को दो भागों में बांटा जाता है। एक है मूल निष्ठ अनुवाद और दूसरा है मूल मुक्त अनुवाद। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साहित्यिक विधा के आधार पर अनुवाद का प्रकार है? यह काव्यानुवाद, बी है नाटकानुवाद, सी है कथानुवाद और डी है गद्यानुवाद। आपको बताना है कि कौन साहित्यिक विधा के आधार पर अनुवाद का प्रकार नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, एक ही भाषा के अंतर्गत किया जाने वाला अनुवाद क्या कहलाता है? यह अंतःभाषिक अनुवाद, बी है अंतर्भाषिक अनुवाद, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। तो एक ही भाषा के अंतर्गत जो अनुवाद किया जाता है उसको अंतःभाषिक अनुवाद कहते हैं। 23 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, जब मूल पाठ का संप्रेष्य अनुदित पाठ में हो जाए तो वह क्या कहलाता है? रूपधर्मी अनुवाद कहलाता है, पाठधर्मी अनुवाद कहलाता है, दोनों कहलाता है या दोनों में से कोई नहीं। तो आपका बी ऑप्शन 24 का सही हो जाएगा। जब मूल पाठ का संप्रेष्य अनुदित पाठ में हो जाता है तो उसको पाठधर्मी अनुवाद के नाम से जाना जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा के समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापित करना ही अनुवाद है। यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? ए है कैटफोर्ड के द्वारा, बी है न्यूमार्क के द्वारा, सी है नाइडा के द्वारा और डी है पटनायक के द्वारा। ए ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। यह जो कथन है कैटफोर्ड के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे अनुवादक का गुण है? यह लोकोत्तर मेधा और आनंद कौशल, बी है अनुवाद विधा का पूरा ज्ञान, सी है व्याकरण का ज्ञान और डी है उपर्युक्त सभी। 26 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों जो ऊपर कथन दिए गए हैं तीनों एक अच्छे अनुवादक के गुण बता रहे हैं। 26 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुवाद का महत्व है? यह भाषा की शक्ति में संवर्धन, बी है ज्ञान का प्रसार, सी है राष्ट्रों के मध्य सद्भाव में वृद्धि और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 28 नंबर प्रश्न है, नाइडा द्वारा प्रस्तुत अनुवाद के परोक्ष प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? यह विश्लेषण, बी है अंतरण, सी है पुनर्गठन और डी है उपर्युक्त सभी।
डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नायडा द्वारा जो अनुवाद का परोक्ष प्रक्रिया प्रस्तुत किया गया है उसमें 3 चरण होते हैं, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। 28 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुवाद प्रक्रिया के कुल कितने चरण हैं? यह 3 चरण, यह 4 चरण, यह 5 चरण और डी है 6 चरण। तो 5 चरण हैं। 29 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, बाथ गेट द्वारा प्रस्तुत अनुवाद की प्रक्रिया के प्रारूप को किस नाम से जाना जाता है? ए संक्रियात्मक प्रारूप, बी असंक्रियात्मक प्रारूप, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाथ गेट द्वारा प्रस्तुत अनुवाद की प्रक्रिया को संक्रियात्मक प्रारूप के नाम से जाना जाता है। 31 नंबर प्रश्न है, न्यूमार्क द्वारा प्रस्तावित अनुवाद प्रक्रिया में शामिल है। यह अंतरक्रमिक अनुवाद, बी है अर्थबोधन और लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्तिकरण, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दोनों। न्यूमार्क ने जो अनुवाद की प्रक्रिया प्रस्तुत की है उसमें पहले अंतरक्रमिक अनुवाद आता है, फिर जो दूसरा चरण होता है अनुवाद का उसमें अर्थबोधन और लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्तिकरण आता है। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, बाथ गेट द्वारा प्रस्तावित अनुवाद प्रक्रिया के कुल कितने चरण हैं? यह 4 चरण, बी है 5 चरण, सी है 6 चरण और डी है 7 चरण। तो कुल 7 चरण हैं। डी ऑप्शन 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, अंतरक्रमिक अनुवाद क्या कहलाता है? यह छाया अनुवाद, बी है शब्द प्रति शब्द अनुवाद, सी है भावानुवाद और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंतरक्रमिक अनुवाद शब्द प्रति शब्द अनुवाद कहलाता है। 33 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, नायडा द्वारा प्रस्तावित अनुवाद की परोक्ष प्रक्रिया में कुल कितने चरण हैं? ए है 3 चरण, बी है 4 चरण, सी है 5 चरण और डी है 6 चरण। 34 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नायडा द्वारा प्रस्तावित अनुवाद की प्रक्रिया में कुल 3 चरण हैं, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। 34 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, अनुदित पाठ को पुनः जांचना बाथ गेट की अनुवाद प्रक्रिया में क्या कहलाता है? यह समन्वय, बी है विश्लेषण, सी है पुनरीक्षण और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुदित पाठ को पुनः जांचना बाथ गेट की अनुवाद प्रक्रिया में पुनरीक्षण कहलाता है। तो 35 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, नायडा द्वारा प्रस्तुत अनुवाद प्रक्रिया में मूल पाठ का सर्वप्रथम क्या किया जाता है? यह विश्लेषण, बी है अंतरण, सी है पुनर्गठन और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले विश्लेषण किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुवाद प्रक्रिया में क्या शामिल है? यह पाठ पठन, बी है पाठ विश्लेषण, सी है भाषांतरण और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों शामिल हैं। डी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, नायडा के अनुवाद प्रक्रिया का सबसे मुख्य चरण क्या है? यह विश्लेषण, बी है अंतरण, सी है पुनर्गठन और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नायडा ने जो अनुवाद की प्रक्रिया प्रस्तुत किया है उसमें सबसे प्रमुख जो चरण है वह अंतरण का चरण है। 38 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, पुनर्गठन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किन तथ्यों को ध्यान में रखना होता है? यह है व्याकरण की संरचना, बी है शब्द क्रम, सी है सह प्रयोग और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पुनर्गठन की प्रक्रिया में इन सभी को ध्यान में रखना पड़ता है। 39 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, नायडा के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? यह विश्लेषण, बी है अंतरण, सी है पुनर्गठन और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पुनर्गठन जो है नायडा के अनुवाद प्रक्रिया का अंतिम चरण है। 40 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन किसकी कृति है? यह रघुनाथ राव, बी है न्यूमार्क, सी है नायडा और डी है पटनायक। यह कृति जो है रघुनाथ राव का है। 41 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, अनुवाद ऐसा शिल्प है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा में उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? यह नायडा के द्वारा, बी है न्यूमार्क के द्वारा, सी है बाथ गेट के द्वारा और डी है पटनायक के द्वारा। तो यह जो कथन है न्यूमार्क का कथन है। 42 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुवाद के संदर्भ में सत्य क्या है? यह अनुवाद के लिए दो भाषा का होना आवश्यक है, बी है अनुवाद अर्थ का होता है, सी है जिस भाषा से अनुवाद होता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं, डी है उपर्युक्त सभी।
तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊपर के तीनों कथन सही हैं। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुवाद का साधन है? ए है कोश, बी है पारिभाषिक शब्दावली, सी है कंप्यूटर, डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि तीनों जो है अनुवाद के साधन हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, कोश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ए है डिक्शनरी, बी है ट्रेजरी, सी है थिसारस और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोश को अंग्रेजी में डिक्शनरी के नाम से जाना जाता है। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी का पहला कोश माना जाता है? ए है अनेकार्थ नाममाला, बी है खालिक बारी, सी है हिंदी शब्दकोश या डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खालिक बारी को हिंदी का पहला कोश माना जाता है, जिसकी रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोश का प्रकार है? ए है शब्दकोश, बी है समानांतर कोश, सी है विश्वकोश, डी है उपर्युक्त सभी। तीनों जो है कोश के प्रकार हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, समांतर कोश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यह डिक्शनरी कहते हैं, बी है थिसारस कहते हैं, सी है बिब्लियोग्राफी कहते हैं, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो समानांतर कोश को अंग्रेजी में थिसारस के नाम से जाना जाता है। 48 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, जिस कोश में शब्द के अर्थ, व्याकरणिक स्थिति तथा पर्याय होते हैं उसे क्या कहा जाता है? यह शब्दकोश, बी है विश्वकोश, सी है सांस्कृतिक कोश, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। शब्दकोश कहा जाता है। 49 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, विश्वकोश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यह थिसारस कहते हैं, बी है इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, सी है वर्ड डिक्शनरी कहते हैं, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। 50 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, ऐसा शब्द जिसका प्रयोग समाज में सामान्य व्यवहार विषयक बातों की अभिव्यक्ति के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? यह सामान्य शब्द, बी है पारिभाषिक शब्द, सी है अर्ध पारिभाषिक शब्द, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सामान्य शब्द कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, जो शब्द पारिभाषिक अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं और सामान्य अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? यह देशज शब्द, बी है विदेशी शब्द, सी है तत्सम शब्द और डी है अर्ध पारिभाषिक शब्द। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अर्ध पारिभाषिक शब्द, यानी अर्ध पारिभाषिक शब्द को सामान्य अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है और पारिभाषिक अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। 53 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक शब्दावली आयोग का गठन कब किया गया था? यह 1961 में, बी है 1962 में, सी है 1963 में, डी है 1964 में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक शब्दावली आयोग का गठन 1961 में किया गया था। 54 नंबर प्रश्न है, वह शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशेष तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यह सामान्य शब्द कहते हैं, बी है अर्ध पारिभाषिक शब्द कहते हैं, सी है पारिभाषिक शब्द कहते हैं, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जो ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उसको पारिभाषिक शब्द के नाम से जाना जाता है। 54 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पारिभाषिक शब्दावली की है? यह इसका अर्थ विशिष्ट क्षेत्र में निश्चित होता है, यह पारिभाषित होता है, सी है यह पारिभाषित होता है। दोनों दोस्तों एक ही ऑप्शन हो गया है। डी है उपर्युक्त सभी, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों कथन जो है सत्य हैं। 56 नंबर प्रश्न है, पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने क्षेत्र में निश्चित अर्थ में सुनिश्चित रूप से पारिभाषित होते हैं। यह परिभाषा किसकी है? ए है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बी है डॉक्टर गोपाल शर्मा, सी है रेमंड हाउस और डी है इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊपर जो परिभाषा दिया गया है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिभाषिक शब्दावली निर्माण का संप्रदाय है? यह पुनरुत्थानवादी, बी है प्रयोगवादी, सी है समन्वयवादी, डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों जो है पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के संप्रदाय हैं। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पारिभाषिक शब्दों की है? यह उसका कृत्रिम निर्माण किया जाता है, बी है इनका अर्थ निश्चित होता है, सी है पारिभाषिक शब्द की सीमा निश्चित होती है, डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊपर के तीनों कथन पारिभाषिक शब्द की विशेषता बता रहे हैं। 59 नंबर प्रश्न है, इतिहास के आधार पर पारिभाषिक शब्दों का भेद है। यह है तत्सम, बी है तत्भव, सी है देशज और डी है उपर्युक्त सभी।
डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इतिहास के आधार पर पारिभाषिक शब्दों के ये तीनों भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और इसके अलावा विदेशज भी होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है? उपसर्ग के द्वारा किया जाता है, यहाँ दोस्तों प्रत्यय कर लीजिएगा, या प्रत्यय के द्वारा किया जाता है, समास के द्वारा किया जाता है, या उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इन तीनों विधियों के द्वारा किया जाता है। 60 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वो पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं, और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं। यह परिभाषा किसकी है? ए है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की, बी है डॉक्टर रघुवीर की, सी है डॉक्टर सूरज भान सिंह की, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। डॉक्टर रघुवीर की यह परिभाषा है। 61 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, किसके द्वारा पारिभाषिक शब्दावली के सिद्धांतों का निर्माण किया गया है? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा पारिभाषिक शब्दावली के सिद्धांतों का निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन उपसर्ग पद्धति से निर्मित शब्द है? तो अनुशासन जो है यह उपसर्ग पद्धति से निर्मित शब्द है। 63 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, इड़हाक का अर्थ क्या होता है? तो इड़हाक का अर्थ होता है तदर्थ। 64 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली वह कच्चा माल है जिससे कुछ भी बनाया जा सकता है, यह कथन किसका है? यह कथन है देवेंद्र नाथ शर्मा का। 65 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, डिफामेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? मानहानि कहते हैं। 66 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, एक भाषा के प्रशासनिक सामग्री को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? प्रशासनिक अनुवाद कहलाता है। 67 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, किसे कार्यालयी अनुवाद भी कहा जाता है? तो प्रशासनिक अनुवाद को कार्यालयी अनुवाद भी कहा जाता है। 68 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, अप्रूव्ड का हिंदी अर्थ क्या होगा? अनुमोदित होता है। 69 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, अकाउंट का हिंदी अर्थ क्या होता है? अकाउंट को हिंदी में लेखा या खाता के नाम से जाना जाता है। 70 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता है? तो जो इसमें पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता है वो सी ऑप्शन है, निश्चित अर्थ का होना। यानी पारिभाषिक शब्द जो होते हैं निश्चित अर्थ के होते हैं, वो अनेकार्थी नहीं होते हैं, उनका कोई पर्यायवाची भी नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता है? विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति, अर्थ की सुनिश्चितता, मूल या रूढ़ होना, तीनों विशेषता पारिभाषिक शब्दावली की है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन समास प्रक्रिया से निर्मित पारिभाषिक शब्द है? ग्राम पंचायत, आकाशवाणी, घोषणा पत्र या सभी? तो सभी हैं। डी ऑप्शन 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, अर्ध पारिभाषिक शब्द हैं यह जिन शब्दों में कोई तकनीकी पक्ष समाहित नहीं होता, ऐसा शब्द जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है। यह शब्द सामान्य और पारिभाषिक शब्दों के बीच के शब्द होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्ध पारिभाषिक शब्द जो होते हैं सामान्य और पारिभाषिक शब्दों के बीच के शब्द होते हैं। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपसर्ग प्रक्रिया से निर्मित पारिभाषिक शब्द है? अधिकार, प्रबल, अनुबंध या उपर्युक्त सभी? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों जो है उपसर्ग प्रक्रिया से निर्मित शब्द हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।